प्यारे छात्रों, आज हम आपको 10th क्लास का पार्ट 3 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 का। तो हमने पिछले वीडियो में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया तक कराया था। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। पहला होता है उपचयन, इसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और दूसरा होता है अपचयन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी जिसके अभिकारक में, मैंने पीछे बताया आपको अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं, आगे वाला होता है अभिकारक और पीछे वाला होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ रही हो, जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन घट रही हो, घटने का मतलब है कि उससे अलग हो रही हो, तो वहां पर उपचयन अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन हटेगी। इन दोनों कंडीशन में उपचयन अभिक्रिया होगी। मैं एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। जैसे कि मान लिया ये दे दिया जाए कि कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से करा दो, कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिए, देखो यहां ऑक्सीजन के दो थे तो हमने दो को कॉमन ले लिया, तो इसलिए अब कॉपर का भी क्या आएगा, यहां दो आएगा, क्योंकि ये क्या है, दो कॉपर के लिए भी हैं और दो ऑक्सीजन के लिए भी हैं। तो हम कह सकते हैं 2Cu + O2 बराबर हो जाएगा 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार बात करें अपचयन की, तो ये सेम इसका उल्टा हो जाता है, यानी यहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। ये कंडीशन हमेशा या में रहती है, दोनों में से एक ही काम एक साथ होगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन हटेगा, या फिर ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। जैसे मान लिया हम यहां पर एक एग्जाम्पल इसका दे दें कि कॉपर ऑक्साइड में और हाइड्रोजन जोड़ दें। कॉपर ऑक्साइड में यदि हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा Cu, कॉपर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा जल। यानी यहां क्या हुआ, हाइड्रोजन जोड़ा जा रहा है, और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है, और यदि हाइड्रोजन हटाया जा रहा है, ऑक्सीजन जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो दोनों में केवल यही अंतर है, ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट होते हैं। यदि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हों, यानी उस किसी भी रिएक्शन में उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उस स्थिति में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इस वाले को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन हट भी रहा है, यानी ऑक्सीजन भी यहाँ जुड़ रहा है, इधर भाई इधर क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया को पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। इसके बाद दो पार्ट और आते हैं अभिक्रिया के। एक आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी
अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं जो ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करती हैं। वे अभिक्रियाएं जो ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करती हैं वे सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है कोई अभिक्रिया ऐसे है अभिकारक, इधर बनेगा उत्पाद। भाई यहां क्या है? अभिकारक है और यह है उत्पाद। तो अभिकारक उत्पाद में जब कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो वो साथ में ऊर्जा दे रहा है। क्या दे रहा है? ऊर्जा। जब कभी भी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक में तो ऊर्जा न हो, भाई हमने ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया परंतु उत्पाद में ऊर्जा बन रही है, परंतु उत्पाद में ऊर्जा बन रही है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहेंगे। वे अभिक्रियाएं जो ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त कर रही हैं, यहां से ऊर्जा निकल रही है, तो वे सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसके अतिरिक्त अगली आती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, तो इसका सेम उल्टा, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा संयुक्त होती है, वे क्या होती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। मतलब जो ऊष्मा को छोड़ दे, ऊष्मा को मुक्त कर दे, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर ले, ऊष्मा का शोषण करे, वे अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मानो अभिकारक, अभिकारक मानो यहां इसमें हमने ऊर्जा को सम्मिलित किया, परंतु जब उत्पाद बना तो वहां पर हमें ऊर्जा नहीं मिली, यानी ये ऊष्मा का शोषण कर गया। हमारे पास पहले से ऊष्मा थी, परंतु जब हमने उत्पाद बनाया तो उस समय ऊष्मा हमें नहीं मिली। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी दोनों अभिक्रियाओं में केवल एक ही मेन अंतर होता है, मुख्य अंतर होता है कि ये ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा मुक्त होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा का शोषण करती है, यानी ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, उसे हमें वापस नहीं देती है। इस प्रकार के अब तक जो हमारी अभिक्रियाएं हैं, इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में जो अभिक्रियाएं हैं, वो अभिक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी संचारण। इसके बाद इस टॉपिक का, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है संचारण। संचारण क्या होता है? संचारण का मतलब है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का क्षय होना, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का क्षय होना। हम कह रहे हैं जब कोई धातु या वस्तु, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, वायु इत्यादि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो जब कोई धातु नमी, आर्द्रता, वायु इत्यादि के संपर्क में आती है
तो वह क्षय, क्षय का मतलब है वो गिरने लगती है, झरने लगती है, उसका जो प्रभाव है, जो अस्तित्व है वो खत्म होने लगता है। संपर्क में आती है तो वह क्षय होने लगती है। क्षय होने लगती है। इस प्रकार उसका यानी धातु का यह गुण संक्षारण कहलाता है। संक्षारण जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। यानी कहने का मतलब है जब कोई धातु किसी नमी, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है तो वह क्षय होने लगती है और उसका यह गुण क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगेगी तो क्या होगा? वो टूट टूट करके छोटे छोटे कणों में गिरने लगेगा। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, सोने का रंग धूमिल पड़ जाना, चांदी की चमक समाप्त हो जाना, ये सभी गुण क्या होते हैं? ये सभी संक्षारण के गुण होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जब तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थों को अधिक समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे विकृत गंधी पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ का यह गुण विकृत गंधिता कहलाता है। यानी जब तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थों को अधिक समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो पहले जैसा स्वाद है, मानो हम घर में कोई पकवान बनाएं और उसे 2-3 दिन तक रख दें तो उसमें फफूंद जम जाती है, उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है और उसके में से अलग ही गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधी पदार्थ कहते हैं। और उसका यह गुण कहलाता है विकृत गंधता। भाई हम बहुत सारे चिप्स, कुरकुरे, नमकीन वगैरह पैकेट बंद वाले बहुत सारी चीजें खाते हैं, वो भी तो तेलीय हैं, वो खराब नहीं होते क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो विकृत गंधता का जो गुण होता है इसके अस्तित्व को समाप्त कर देती है, इसे खत्म कर देती है। तो विकृत गंधता क्या है? जब किसी तेल युक्त या वसा युक्त पदार्थ को बहुत अधिक समय तक रखा जाता है तो उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधी पदार्थ कहते हैं। किसको? उस पदार्थ को क्या कहते हैं जिसका
स्वाद चेंज होगा, गंध चेंज होगी, उसे विकृत गंधी पदार्थ कहेंगे और इस प्रकार के गुण को विकृत गंधता कहेंगे। विकृत गंधता को नाइट्रोजन गैस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का रसायन विज्ञान का वो खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो महत्वपूर्ण है वो सबसे मुख्य चीज है इसमें, वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो अगले वीडियो में आपको कराएंगे और इसी प्रकार प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहें, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।